फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 32 में प्रश्न नंबर 167 तक पढ़ा था, जिसमें विद्यालय के द्वारा मूल्यपरक शिक्षा के क्या उद्देश्य होना चाहिए वो हमने पढ़ा था। तो चलिए आज की इस वीडियो लेक्चर नंबर 33 में हम लोग पढ़ते हैं वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा के लघुत्तरीय प्रश्नों के इस सीरीज में। तो जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं इस क्लास को अपने क्लासमेट व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पे शेयर कर दें, ताकि उन्हें पता चल जाए यहाँ पे क्लास लिया जा रहा है और एग्जाम नज़दीक है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए और उन्हें भी बता दीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया है। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी आप कर सकते हैं, वो भी कोई पेड कोर्स नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 168, मूल्यपरक शिक्षा के क्या सिद्धांत हैं बताइए। मूल्यपरक शिक्षा के क्या सिद्धांत हैं? जो आपको पेड कोर्स में मिलेगा, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रहा है, तो आप लोग पढ़िए। और जिन्हें लगता है कि ये क्लास उनके लिए पेड कोर्स से अच्छा है तो वो जा सकते हैं। चलिए, मूल्यपरक शिक्षा के क्या सिद्धांत हैं बताइए। तो मूल्यपरक शिक्षा के सिद्धांत देखिए। पहला, मूल्यपरक शिक्षा धार्मिक शिक्षा से भिन्न है। मूल्यपरक शिक्षा मतलब ऐसी शिक्षा जिसमें व्यक्ति को लगे, समाज को लगे कि इससे कुछ फायदा हो रहा है। ठीक है, आंतरिक और आत्मा को क्या मिले, संतुष्टि मिल रही है, ये मूल्यपरक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। लेकिन धार्मिक शिक्षा क्या होती है? धर्म की शिक्षा दी जाती है। तो दोनों अलग अलग चीजें हुई, अतः इससे धर्म विशेष पर बल नहीं दिया जाना चाहिए। मूल्यपरक शिक्षा के कार्यक्रम की सफलता घर विद्यालय के आदर्श वातावरण एवं शिक्षक के आधार पर होना चाहिए। इसे स्वतंत्र विषय के रूप में पाठ्यक्रम में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि विभिन्न विषयों में इसके लिए मूल्यों को समाहित किया जाए। चौथा देखिए, संविधान के निर्देशित मूल्य। ठीक है, संविधान के निर्देशित मूल्य तथा सामाजिक उत्तरदायित्व मूल्यपरक शिक्षा का केंद्र बिंदु होना चाहिए। मूल्यपरक शिक्षा को समाज की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। ये सारी चीजें मूल्यपरक शिक्षा के सिद्धांत हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 169। देखिए, ये जो वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा है, ये प्रथम प्रश्न पत्र 50 नंबर का होता है। ये लगभग मैंने एमसीक्यू पढ़ा दिया है, अति लघुत्तरी पढ़ा दिया है, और ये लघुत्तरी चल रहा है। इसके बाद खत्म हो जाएगा तो हम 2020, 2022 और 2023 में जो भी प्रश्न एग्जाम हुए हैं वो प्रश्न पत्र हम लेके आएंगे और आपको एक्सप्लेन करवाएंगे, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करवा देंगे। उतने में आपका सारा प्रश्न मिल जाएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा इससे। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमंडलीकरण के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भूमंडलीकरण के प्रमुख उद्देश्य, तो मेन एम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो मेन एम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है? चलिए, भूमंडलीकरण के प्रमुख उद्देश्य, तो आधुनिक युग में मानव के विकास एवं उच्च जीवन स्तर के लिए भूमंडलीकरण का क्षेत्र अधिक व्यापक हो गया है। भूमंडलीकरण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, विकास के लिए नवीन साझेदारी होगी, यानी ग्लोबलाइजेशन मतलब विश्व स्तर पर जो भी योजनाएं और रहन सहन, स्वास्थ्य, शिक्षा में एक अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है, उन प्रयासों से, उसी को क्या कहेंगे? ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। तो विकास के लिए नवीन साझेदारी, आप सुने होंगे कि मोदी जी ने इस देश यूएसए के साथ, रूस के साथ, चीन के साथ इस योजना का शिलान्यास किया। इस G7 समिट का या कुछ भी सम्मेलन का क्या हुआ है, उन्होंने बैठक की है। तो ये इसी चीज़ों को, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, जिससे क्या हो, विकास में देश का विकास हो, गरीबी का उन्मूलन किया जाता है। इसीलिए क्या होते हैं, बहुत सारे, मान लीजिए कोई G7 हो गया, कोई मान लीजिए कोई सार्क का सदस्य कोई देश बन रहा है, कोई ब्रिक्स का, ठीक है, ये सारे लोग क्या हैं, ये इसी चीज़ों के लिए, भूमंडलीकरण को बढ़ावा देने के लिए ही, एक दूसरे का सहयोग देने के लिए ही, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे ही बहुत सारे ये एनजीओ और संस्था और संगठन बनाए जाते हैं। उदारीकरण, सरकारी नियंत्रण की सीमितता, संतुलित विकास होता है इससे। विश्व बंधुत्व की भावना बढ़ती है, जब एक देश, मान लीजिए 4-5 देश हैं, मान लीजिए इटली, जापान, रूस, फ्रांस, अमेरिका,
चाइना, नेपाल, ठीक है, बहुत सारे देश क्या करेंगे, कोई संगठन बनाते हैं तो उससे क्या होगा, विश्व बंधुत्व की भावना बढ़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होगी और आर्थिक समानता बढ़ेगी। ये सब क्या हो जाएंगे, भूमंडलीकरण के प्रमुख उद्देश्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 170। प्रश्न नंबर 170 क्या है, महिलाओं के प्रति हिंसा के कारण लिखिए। ठीक है, आज पता है आप लोग को महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है उसका कारण बताना है। तो आज भी महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं और विभिन्न तरीकों से हिंसा की शिकार हैं। यह हिंसा मुख्यतः दो रूपों में देखी जा सकती है। प्रथम घरेलू हिंसा तथा द्वितीय घर के बाहर हिंसा। ठीक है, घर में पति एवं उसके परिवार वालों द्वारा उसका शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न किया जाता है और घर के बाहर महिला के प्रति हिंसा में हिरासत में हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न आदि मामले प्रमुख हैं। कठोर दंडात्मक व्यवस्था के अभाव के कारण अपराधी महिला हिंसा करके बच निकलते हैं। ये प्रश्न नंबर 170 था, ये आप लोग बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 171 देखिए। प्रश्न नंबर 171 देखिए, आपको प्रश्न लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा और जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आया वो प्रश्न आप क्या करेंगे, कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा या अलग से उसके लिए वीडियो लाके फिर से मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। प्रश्न नंबर 171, शिक्षा में जनसंचार की भूमिका के बारे में बताइए अथवा भारत में जनसंचार की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो भारत में जनसंचार की भूमिका देखिए, रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया। तो भारत में जनसंचार यानी कि मीडिया, मास कम्युनिकेशन मतलब क्या जाएगा, जनसंचार। भारत में जनसंचार की भूमिका, भारत क्या है, विविधताओं का देश है, ये आपको और हमको सबकी पता है। यहाँ पे विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। विविधताओं वाले इस देश में एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के बीच संदेश पहुंचाना एक समस्या रही है। जब टेलीविजन अथवा इंटरनेट जैसे संचार के आधुनिक माध्यम उपलब्ध नहीं थे, लोग पारस्परिक संवाद के द्वारा ही सूचनाएं प्राप्त करते थे या कबूतर क्या करता था, सूचनाएं लेके जाता था प्राचीन काल में, तब की बात हो रही है। तो इन स्रोतों से धार्मिक उपदेशक, मानव संवादवाहक, व्यापारी, यात्री तथा दूसरे पारंपरिक माध्यम प्रमुख थे। इस प्रकार लंबे समय से समस्त प्रकार के संचार रणनीतियों, मॉडलों एवं प्रयोगों का प्रयोग होता रहा है। फिर भी संचार के नवीन साधनों के उपलब्ध हो जाने से परंपरागत सूचना स्रोतों की लोकप्रियता कम हुई है। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, भारत में जनसंचार की भूमिका को बढ़ावा। तो प्रश्न नंबर 172 देखिए, जनसंचार साधनों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जनसंचार साधनों का समाज पर प्रभाव, ये हेडिंग डालेंगे तो इफेक्ट ऑफ मास मीडिया ऑन द सोसाइटी। ठीक है, मास मीडिया या जनसंचार का क्या प्रभाव पड़ता है समाज पे। चलिए हेडिंग डालने के बाद हम लोग अब लिखना स्टार्ट करेंगे ऐसे। समाज पर जनसंचार के साधनों जैसे रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, फिल्म या सिनेमा, रिकॉर्ड और वीडियो का गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपको ही पता है जनसंचार के ये साधन विशेष रूप से फिल्में हो गए, रेडियो हो गए, टीवी, एक साथ राष्ट्रव्यापी श्रोताओं को संदेश पहुंचाते हैं। इन साधनों ने समस्त सीमाओं को समाप्त कर दिया है। जैसे भारतीय नेशनल नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक जैसे रामायण, रामायण पहले के धारावाहिक आप लोगों को पता होगा, और महाभारत आदि का जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। वास्तव में भारतीय समाज पर जनसंचार माध्यमों का वर्तमान में सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों रूपों से प्रभाव पड़ा है, परंतु इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये जनसंचार माध्यम सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है। तो ये सशक्त माध्यम हो गए, क्या प्रभाव पड़ा है समाज पे जनसंचार माध्यम का, वही आप बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 173। प्रश्न नंबर 173 है, अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने में अध्यापक की भूमिका बताइए। ठीक है, यानी कि दुनिया के विभिन्न देशों के बीच क्या एकता बढ़ाने के लिए एक टीचर क्या क्या कर सकता है, उनकी क्या भूमिका होती है, तो वही लिखना है। तो प्रत्येक देशवासी को अपने राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति, रीति व्यवहार, नीति, धर्म के प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की आवश्यकता तथा महत्व को निम्नोक्त व्यक्त किया जा सकता है। चलिए कैसे व्यक्त करते हैं, तो पहला हेडिंग डालेंगे, संपूर्ण विश्व की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की जरूरत पड़ती है। विश्व के सभी राष्ट्रों के निवासियों में मानवीय मूल्यों तथा सद्गुणों के उद्भव के लिए आवश्यक है।
सभी देशों के आर्थिक एवं वैज्ञानिक विकास के लिए आवश्यक है। पिछड़े राष्ट्रों को इससे विकास का अवसर प्राप्त होगा। प्रत्येक देश में विद्यमान आंतरिक मतभेदों, आतंकवाद आदि की समाप्ति में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, विभिन्न राष्ट्रों में परस्पर आदान प्रदान, आवागमन होगा, आवाजाही, शैक्षिक भ्रमण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय एकता, एक दूसरे देशों के बीच में जो एकता होगी, इससे क्या होगा, ये सारी लाभ होंगे। ये क्या हो जाएंगे, यही भूमिका हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 174 देखिए। प्रश्न नंबर 174 क्या है? प्रश्न नंबर 174 है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के विकास में शिक्षा का योगदान बताइए। ठीक है, यानी कि हमारे जो देश है उसमें शिक्षा, हमारा देश क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपना नेता चुना जाता है, प्रतिनिधि चुना जाता है। तो ये लोकतांत्रिक देश हो गया। तो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के विकास में शिक्षा क्या योगदान दे रही है, अथवा लोकतांत्रिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा की क्या भूमिका है, संक्षेप में लिखिए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से आशय, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी सिस्टम। तो चलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के आशय हम लोग पढ़ते हैं। तो भारत एक लोकतंत्र है। यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेमोक्रेसी शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द डेमोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है लोग, यानी कि पीपुल, तथा क्रेटोस शब्द का अर्थ है टू रूल। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ डेमोक्रेसी का क्या हो गया, लोगों द्वारा नियम, यानी कि रूल बाय द पीपुल। तो डेमोक्रेसी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेटोस। यहाँ याद रखेंगे डेमोक्रेसी किससे बना है, डेमोस प्लस क्रेटोस। डेमोस मतलब हो जाता है पीपुल, और क्रेटोस मतलब होता है टू रूल। तो क्या टू रूल बाई पीपुल, यानी कि लोगों द्वारा शासन, यानी डेमोस प्लस क्रेटोस। और ये एक क्या है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये क्या वर्ड है, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। कौन कौन, डेमोस और क्रेटोस। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं। इस प्रकार अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था वह व्यवस्था कही जाती है जिसमें लोगों के द्वारा क्या होता है, लोगों पर लोगों के लिए नियम लगाए जाते हैं, जिससे सरकारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। यही क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। लोकतांत्रिक व्यवस्था से आशय यही होता है। अब देखिए नेक्स्ट, मतलब इसी में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के विकास में शिक्षा का योगदान, ये हेडिंग डालेंगे, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के विकास में शिक्षा का क्या योगदान है। तो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के विकास में शिक्षा का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू मतलब लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, ऑफ का ये क्या हो जाएगा, विकास का, डेवलपमेंट हो जाएगा इंग्लिश, और शिक्षा का योगदान कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इस प्रकार क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए पढ़ते हैं, ये हेडिंग हो गया। हेडिंग डालने के बाद यहाँ से आप लोग नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। लोकतंत्र की सफलता का आधार स्तंभ शिक्षा को माना जाता है। यदि देश की अधिकांश जनता अशिक्षित या निरक्षर है, तो ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक गणराज्यों में सर्वसाधारण में शिक्षा प्रसार की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। वास्तविकता यह है कि शिक्षित नागरिक ही शासन तथा राजनीति के उत्तरदायित्वों का वहन निष्ठापूर्वक करने में सक्षम हो पाता है। जब व्यक्ति शिक्षित ही नहीं रहेगा तो निर्णय और जनता की भलाई के लिए अच्छा रूल नहीं कर पाएगा। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। शिक्षित नागरिक ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शासन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकता है तथा मतदान का उपयोग कर सकता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति में लोकतांत्रिकता रूपी दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है कि लोकतांत्रिकता से हमारे देश में ये फायदे हैं, ये उद्देश्य होने चाहिए। जाति धर्म और सांप्रदायिकता नहीं बढ़ावा देना चाहिए। अगर व्यक्ति शिक्षित रहेगा तभी कर पाएगा। यही कारण है कि शिक्षा के द्वारा छात्रों में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करने में हमेशा ही
से ही भारत जैसे देश को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 175 देखिए। 175 प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य, प्रश्न नंबर 175, ठीक है। तो राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के क्या कार्य है? भावात्मक एकता होगी। तो राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के सबसे बड़े, हमारे देश में क्या होगी? भावात्मक एकता बनेगी, लोग शिक्षित रहेंगे तो सामाजिक कुशलता में वृद्धि होगी, बहुत सारे लोग क्या होंगे? स्किल्ड हो जाएंगे। नैतिकता का प्रशिक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय विकास होगी। नेतृत्व की तैयारी होगा। कुशल व्यक्ति तैयार करना होता है राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कारण। सार्वजनिक हित को प्राथमिकता मिलती है। उसके बाद क्या होता है? सामाजिक सुधार व उन्नति करना, राष्ट्रीय एकता, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 176। प्रश्न नंबर 176 क्या है? जातिवाद एक जटिल सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्या है। जातिवाद क्या है? एक बहुत ही कठिन है, बहुत ही जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और सामाजिक और राष्ट्रीय समस्या है। इस कथन को सिद्ध कीजिए, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं। हमारे देश में, क्या हमारे देश में जातिवाद की भावना एक सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्या के रूप में सामने आ रही है। दिन पर दिन आप न्यूज में भी देखते होंगे। व्यक्तियों में अपनी जाति के हितों के प्रति अधिक भाव होता है। आरक्षण की नीति तथा राजनीतिक खेलों ने इस भावना को और बढ़ा दिया है। आज जातिवाद समाज में एक नासुर की भांति फैल गई है। यह एक ऐसी जटिल समस्या बन गई है जो देश को क्या करेगी? तोड़ देगी। इसीलिए जातिवाद नहीं बढ़ाना है। अतः जिसके कारण लोग देशहित को छोड़कर जाति हित पर अधिक सोचने लगे हैं। इससे एकता तथा अनेकता का भाव ही खंडित हो गया है। अतः आज यह समस्या न केवल सामाजिक समस्या रह गई है बल्कि राष्ट्रीय समस्या भी बन गई है, जिससे पूरा राष्ट्र प्रभावित है। इस प्रकार आपका जातिवाद एक जटिल और सामाजिक राष्ट्रीय समस्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, प्रश्न नंबर 177 देखिए। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका व शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। तो नेचुरलिज्म के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होती है और कौन कौन से टीचिंग टेक्निक्स होते हैं? तो हेडिंग डालेंगे, उत्तर डालेंगे यहाँ पे। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा में शिक्षक का स्थान क्या है? तो देखिए, प्रकृतिवादी विचारधारा में शिक्षक का क्या स्थान है? चलिए पढ़ते हैं। प्लेस ऑफ टीचर इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। तो देखिए, पहला क्या है? प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय में शिक्षक का स्थान गौण माना जाता है। प्रकृतिवादियों का विचार है बालक को अपनी आंखों से देखना चाहिए, शिक्षक की आंखों से नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है हेडिंग? प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा में शिक्षक का कार्य बालक के स्वाभाविक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना है। अतएव उसका कार्य एक निरीक्षक के रूप में होना चाहिए। टीचर क्या है? एक निरीक्षक के रूप में ही होना चाहिए प्रकृतिवादियों के अनुसार। तीसरा क्या है? प्रकृतिवादी शिक्षक की आवश्यकता शैक्षिक वातावरण का आयोजन कराने के लिए बताते हैं। शिक्षक उन परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जिससे बालक स्वयं सत्य की खोज कर सके। इस नियम के संदर्भ में रूसो का यह कथन उल्लेखनीय है, तुम्हें बालक को सत्य की शिक्षा नहीं देनी है बल्कि उसे इस योग्य बनाना है कि बालक स्वयं सत्य की खोज कर सके। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रकृतिवादी शिक्षक से केवल इतना ही आशा करते हैं कि वह बालकों के स्वाभाविक विकास में सहायता करे। वे शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक को महत्व तो देते हैं परंतु उसे सब कुछ नहीं मानते हैं। तो केवल पथ प्रदर्शक होता है, यानी कि प्रकृतिवादी क्या मानते हैं? शिक्षक को पथ प्रदर्शक मानते हैं, सब कुछ नहीं मानते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षण विधियां निम्नलिखित उपविधियों पर आधारित है। तो प्रकृतिवादी किस शिक्षण विधियों पर जोर देते हैं? तो पहला करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। प्रकृतिवादी करके सीखने पर अधिक जोर देते हैं। उनका मानना है कि इस प्रकार सीखने से बालक रुचि का अनुभव करता है। जब बालक खुद स्वयं करके सीखेगा तो क्या होगा? उसके अंदर रुचि डेवलपमेंट होगी। स्वानुभव द्वारा सीखना, ठीक है, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंसेस। तो स्वानुभव को रूसो ने महत्व दिया था।
रूसो के अनुसार बालकों को अनुभव करके सीखना चाहिए। इस सिद्धांत के आधार पर स्वयं ज्ञान पद्धति का आविष्कार हुआ है। रूसो का कहना है कि छात्र को कोई शाब्दिक शिक्षा न दो, उसे केवल अनुभव से सीखने दो। ये सब रूसो का है, यानी कि स्वानुभव द्वारा सीखना, लर्निंग थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस। थर्ड क्या है, प्रकृतिवादियों का शिक्षण विधि, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। प्रकृतिवादियों के अनुसार बालकों को सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इसके लिए नागरिकों के अधिकार तथा कर्तव्य द्वारा सीखने की अपेक्षा विद्यालय को इस प्रकार के स्वतंत्र प्राकृतिक समाज के रूप में संगठित करके अधिगम कराना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। प्रकृतिवादियों का तीसरा मेथड है स्वानुभव द्वारा सीखना और करके सीखना। और प्रकृतिवादी क्या करते हैं उसमें, प्रकृतिवादी में रूसो सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बालक को कहा कि सत्य की शिक्षा नहीं देनी बल्कि उसे इस योग्य बनाना कि बालक स्वयं सत्य की खोज कर सके। यानी कि बालक को सच्चाई का पाठ मत पढ़ाइए, बालक को ऐसी शिक्षा दीजिए कि वह स्वयं सत्य को खोज ले। और प्रकृति के अनुसार शिक्षा में शिक्षा का क्या स्थान है हम लोग ये देख चुके। तो प्लेस ऑफ टीचर इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है और सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए जो भी आपके कॉन्टैक्ट में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय